आज हम बात करेंगे महमूद ऑफ गजनी की। महमूद ऑफ गजनी सब कॉन्टिनेंट की तारीख का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी में से एक है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। महमूद अफ गजनी की जब बात की जाती है तो लोग समझते हैं कि महमूद अफ गजनी, पर्टिकुलरली जो मुसलमान है वो समझते हैं कि महमूद अफ गजनी जब हिंदुस्तान आया तो उसकी पूरा जो उसका एम था वो हिंदुस्तान में दीन के अशात था और कुफ्र का खात्मा था। ये एक ऐसा असम्पशन है जो हम लोगों ने शायद गलत तरीके से अख्ज़ किया है। इसकी कोई बुनियाद नहीं है कि हिंदुस्तान में महमूद अफ गजनी ने रिलीजियस इंटेंशन से हमला किया हो। अगर ऐसा होता तो शायद उसने जहाँ जहाँ तकरीबन 17 हमले किए और 17 हमलों में सारे हमलों में कामयाब हुआ वो, तो वो उसने एक एक्सटेंसिव एम्पायर खड़ी की हुई। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरे, जब हम बात बात करते हैं इंडिया में उसके एक्सपेंशन की, तो हम भूल जाते हैं कि उससे बड़ी और फेरोशियस वार्स उसकी सेंट्रल एशिया और ईरान में हुई थी, जहाँ पर उसने मुस्लिम हुक्मरानों, मुस्लिम सुल्तानों और दूसरे जो मुस्लिम ओवरलॉर्ड्स हैं उनके ऊपर उसने हमला किया, उनको शिकस्त दी और उनको एक्सटेंड किया। तो आज हम बात करेंगे महमूद अफ गजनी की, और तो हम उसकी पर्सनालिटी का एज ए होल जायजा लेंगे और फिर आखिर में हम देखेंगे कि डिस्पाइट बीइंग अ ब्रूट और डिस्पाइट अटैकिंग ऑलमोस्ट द एंटायर रीजन विद इन सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया, वो उसने जो एक पर्शियनेट एम्पायर जो क्रिएट की गजनी में, एक्सटेंसिव एम्पायर, उसको उसने खासतौर पर गजनी को सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन बनाया, जहाँ पर बड़े बड़े स्कॉलर्स, उलमा, साइंटिस्ट और फिलोसफर उसने जमा किए। तो आज हम बात करेंगे महमूद अफ गजनी की। 10वीं सदी के आखिर में जब अब्बासीद कैलिफेट की सियासी अथॉरिटी कमजोर पड़ रही थी और इस्लामी दुनिया की सरहदों पर नई ताकतें उभर रही थीं, अफगानिस्तान के संगलाख पहाड़ी इलाकों से एक नौजवान हुक्मरान सामने आया। ऐसा हुक्मरान जिसके एम्बिशन और एनर्जी ने वस्ती सेंट्रल और जनूबी साउथ एशिया के सियासी नक्शे को तकरीबन, उसने उसको नए तौर पर तश्कील दिया। उसका नाम अबुल कासिम मोहम्मद महमूद बिन सुबुक्तगीन था, जो तारीख में सुल्तान महमूद ऑफ गजनी के नाम से याद रखा जाता है। 971 में सरहदी शहर गजनी में पैदा होने वाले महमूद सुबुक्तगीन का बेटा था, जो एक तुर्क गुलाम, टर्किक स्लेव सोल्जर था और समानीद एम्पायर में तरक्की करते हुए एक टॉप पोस्ट पर पहुंचा था। सुबुक्तगीन गजनी पर एक वफादार वैसल के तौर पर हुकूमत करता था, लेकिन प्रैक्टिकली वो एक आज़ाद रियासत की बुनियाद रख चुका था। महमूद की परवरिश और अपब्रिंगिंग एक ऐसे माहौल में हुई जहाँ पर्शियन कल्चर, मिलिट्री डिसिप्लिन और इस्लामिक लर्निंग बिल्कुल उसका खास पहलू थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ ताकत कॉन्क्वेस्ट से हासिल की जाती थी और लेजिटिमेसी के जरिए कायम रखी जाती थी। 998 एडी में जब महमूद इक़्तिदार में आया तो गजनवी स्टेट अभी रकबे के लिहाज से, एरिया के लिहाज से बहुत महदूद, लिमिटेड थी। लेकिन अगले 3 दिहाइयों में उसने उसे एक ऐसे वसी और एक्सटेंसिव एम्पायर में बदल दिया जो ईरानियन प्लेट्यू और ट्रांसओक्सियाना या मावराउन नहर और सेंट्रल एशिया से लेकर पंजाब के मैदानों तक फैल गई। वो पहला मुस्लिम हुक्मरान था जिसने बाज़ाब्ता तौर पर सुल्तान का लक़ब इख्तियार किया। ये इस बात का ताकतवर इशारा था कि मिलिट्री अथॉरिटी अब कैलिफल कंट्रोल से आज़ाद हो चुकी है, अगरचे अब्बासीद कैलिफ की सिंबॉलिक सुप्रीमेसी अब तक जारी थी। महमूद के दौरे हुकूमत में रिलेंटलेस वारफेयर, सख्त सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रलाइजेशन और गैर मामूली कल्चरल पैटर्नोज एक साथ नजर आते हैं। उसके तहत गजनी एक फ्रंटियर गैरिसन से निकलकर एक पर्शियन इस्लामिक सिविलाइजेशन का मरकज बन गया, जहां अल बैरूनी जैसे स्कॉलर्स और फिरदौसी जैसे पोइट्स मौजूद थे। लेकिन महमूद की लेगेसी हमेशा एक कंट्रोवर्शियल एम्पायर की रही है, जिसे उसके कॉन्क्वेस्ट ने भी शक्ल दी और लर्निंग के पैट्रोनेज ने भी। महमूद के करियर को साफ तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि उसे दो अलग अलग फेजेस में देखा जाए। पहला, मुस्लिम किंगडम्स और सल्तनत के खिलाफ उसकी जंगें, जिनका बुनियादी मकसद पॉलिटिकल कंसोलिडेशन था। और उसके बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हमले, जो प्रेस्टिज, वेल्थ, पिलेज और फ्रंटियर स्ट्रेटजी से जुड़े हुए थे। सुल्तान महमूद का इक़्तिदार तक पहुंचना खुद एक कॉन्फ्लिक्ट का रिजल्ट था।
997 में जब उसके वालिद सबुक्तगीन का इंतकाल हुआ, तो सबुक्तगीन ने अपने छोटे बेटे इस्माइल को अपना आयर नामजद किया। महमूद, जो उम्र और तजुर्बे में बहुत बड़ा बरतर था और मिलिट्रीली बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, उस फैसले को कबूल करने पर तैयार न था। खुरासानी मिलिट्री एलिट्स की हमायत और बरसों की कैंपेनिंग के तजुर्बे के साथ महमूद ने गजनी की तरफ पेशकदमी शुरू की। 998 में उसने इस्माइल को शिकस्त दी और तख्त पर बैठ गया। इक़्तिदार हासिल करना ये एक पहला कदम था। महमूद ने जल्द ही बैटलफील्ड से आगे लेजिटिमेसी हासिल करने की कोशिश की। उसने बगदाद में अब्बासीद कैलिफेट से रस्मी रिकग्निशन, नेम से रिकग्निशन मांगी। उसके बदले में उसे यामिनुद्दौला का लक़ब मिला, और हम जानते हैं कि उसको जो है यामिनुद्दौला के नाम से वो बहुत मशहूर हुआ। यामुनुद्दौला का मतलब है राइट हैंड ऑफ द स्टेट। इस सिंबॉलिक अलायंस ने महमूद को गवर्नेंस और वारफेयर में मुकम्मल ऑटोनॉमी दी, जबकि उनकी हुकूमत को सुन्नी इस्लाम के दायरे में मजबूत बुनियाद फराहम की। महमूद की इब्तदाई और सबसे फैसलाकुन कैंपेन उसके साबिक ओवरलॉर्ड्स यानी समानीद एम्पायर के खिलाफ थी। मशरक़ी ईरान और सेंट्रल एशिया के ताकतवर हुक्मरान रहने वाले सामानी अब इंटरनल रिबेलियन, स्क्रैपलिंग और एक्सटर्नल थ्रेट्स के बायस बहुत कमज़ोर हो चुके थे। 998 और 99 के दरमियान महमूद ने हेरात, बल्ख, निशापुर यानी तकरीबन पूरे खुरासान पर कब्जा कर लिया। समानीद रूलर मंसूर टू और उसके बाद कत्ल के बाद कारा खानिद इन्वेजन ऑफ ट्रांसोक्शियाना ने इस डायनेस्टी के जवाल पर बिल्कुल एक महर लगा दी। फाइक और बेक्टुजुन जैसे राइवल कमांडर्स को शिकस्त देकर और खुरासान को सल्तनत में शामिल करके महमूद ने सामानियों का मुकम्मल खात्मा कर दिया और सामानी डायनेस्टी खत्म हो गई। फिर ये मशरक़ी इस्लामी दुनिया में डोमिनेंट सुन्नी पावर बनकर उभरा। ये कोई रिलीजियस वार नहीं थी, बल्कि इंपेरियल टेरिटरी ग्रैब था और सॉवरेंटी का ऐलान था। यानी आज इसके बाद जो है उसको किसी के नाम से, किसी के पैटर्नेज की जरूरत नहीं थी। ही वाज हिमसेल्फ एन एम्परर, ग्रेट एम्परर इन हिम। 1006 AD में काराखानीद की फौजों ने खुरासान पर हमला किया, जिससे गजनवीद अथॉरिटी यानी महमूद गजनी की अथॉरिटी खतरे में पड़ गई। महमूद ने स्पीड और फोर्स के साथ जवाब दिया, बल्ख और हेरात को आज़ाद कराया और 1008 AD में बैटल ऑफ काटार में काराखानीद को कुचल दिया। ये इंट्रा मुस्लिम स्ट्रगल फॉर डोमिनेंस थी, ना कि आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट्स। आप देखेंगे जो मोटिव महमूद अफ गजनी का सेंट्रल एशिया में था, सेम मोटिव वहां पर पॉलिटिकल डोमिनेंस का था, और यहाँ पर सिर्फ प्लेज का था और एक्सट्रैक्शन ऑफ मनी था, जो वो यहाँ से लेकर गजनी गया और वहां उसने एक बहुत ही डेवलप्ड और बेहतरीन शहर आबाद किया। इस फतह ने महमूद की ईस्टर्न फ्रंटियर को महफूज बना दिया। 1002 में महमूद ने सिस्तान का रुख किया, जहां सफारी डायनेस्टी की हुकूमत थी। कभी अब्बासीद के फॉर्मिडेबल राइवल्स रहने वाले सफारी अब कमजोर हो चुके थे। महमूद ने खलफ इब्न अहमद को रिमूव करके सफारी रूल का हमेशा के लिए खात्मा कर दिया। सिस्तान के महफूज होने से मशरक़ ईरान में गजनवीद अथॉरिटी मजबूत हुई और इंडिया की सिमत आइंदा यानी नेक्स्ट कैंपेन्स के लिए स्ट्रेटजिक बेस कायम हुई। ये बहुत ही मतलब हैरतनाक बल्कि ताज्जुब खेज चीज़ है कि महमूद अफ गजनी एक तरफ सेंट्रल एशिया में अटैक कर रहा था, रिलेंटस अटैक कर रहा था, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में एक से बढ़कर एक हमले कर रहा था और किसी में नाकाम नहीं हुआ। तो महमूद अफ गजनी से बड़ा जो है जनरल शायद इस रीजन में, एशिया और सेंट्रल एशिया में यानी साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। एक और बड़ा चैलेंज मुल्तान में मौजूद था, जहां इस्माइली करामतियन हुक्मरां फतेह दाऊद की हुकूमत थी। हम लोग जब करामतीस की बात करते हैं तो समझते हैं कि करामतीस की हुकूमत सिर्फ इजिप्ट में ही थी, लेकिन वो मुल्तान में एक बहुत ही एक्सटेंसिव उनकी हुकूमत थी। वो तकरीबन 980 से लेकर 1008-1009 तक वो बरकरार रही थी। मुल्तान एक क्रिटिकल ट्रेड और मिलिट्री रूट पर बसा हुआ था, जो सेंट्रल एशिया को इंडियन प्लेन से मिलाता था। उसकी लीडरशिप, इस्माइली लीडरशिप, महमूद की सुन्नी ऑर्थोडॉक्सी से वाबस्तगी के बिल्कुल खिलाफ थी। रिबेलियन के बाद 1010 में मुल्तान को बिल्कुल फाइनली तौर पर सबड्यूट कर लिया गया।
इस्माइली इन्फ्लुएंस को सख्ती से सप्रेस किया गया और सुन्नी अथॉरिटी वहां कायम की गई। महमूद के नज़दीक पॉलिटिकल लॉयल्टी और रिलीजियस कन्फर्मिटी दोनों तकरीबन एक चीज थी, दोनों अलग नहीं थी। 1017 में महमूद ने ख्वारिज़म का रुख किया और मोमिनीद रूलर्स के की जो इंटरनल स्वेबलिंग थी उससे फ़ायदा उठाया। उस रीजन को बराह रास्त गजनवीद एम्पायर में शामिल किया। स्कॉलर्स, आर्टिजन्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को वहाँ से गजनी मुंतकिल किया, जिससे दारुल हुकूमत जो गजनी उसका कैपिटल था एक इंटेलेक्चुअल सेंटर बन गया। अपने रूल के फाइनल ईयर्स में महमूद ने अपनी अथॉरिटी को मगरिब की तरफ बढ़ाते हुए हमदान, रे और इस्फहान पर कब्जा किया और बाइद और डेलमाइट हुक्मरानों को सबमिशन पर मजबूर किया। इस मरहले पर वो यानी इस वक्त वो मशरक़ी इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम रूलर बन चुका था। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में उसका जो इन्वेजन था, जब मगरबी और शुमाली फ्रंटियर्स उसकी महफूज हो गई, तो महमूद ने बार बार ईस्ट का रुख किया। 1000 से 1027 तक हम देखेंगे उसने तकरीबन 17 बड़ी एक्सपेडिशंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चलाई। मुस्लिम ताकतों के खिलाफ कैंपेन, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि उसका मकसद जो था वो रिलीजियस था। अगर रिलीजियस होता तो वो उधर जो है सेंट्रल एशिया में और ईरान का जो पूरा वहाँ जो दूसरी ब्रदरली मुस्लिम एम्पायर, सो कॉल्ड ब्रदरली मुस्लिम एम्पायर्स थी, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करता, उसमें लाखों लोग मरे होंगे। लेकिन वो ही वॉज जस्ट आउट फॉर हिज डोमिनेंस। हिंदुस्तान में उसका मकसद जो कहते हैं रिलीजियस, वो रिलीजियस मकसद मुझे नहीं लगता। मेरी जो स्टडी है उसके मुताबिक ऐसा कोई रिलीजियस मकसद था नहीं, बल्कि आम तौर पर उसका जो मकसद था वो इमेंस वेल्थ हासिल करना था, प्लेज करना था और यहाँ से रिसोर्सेज को ले आकर अपने यहाँ जो है उसको इस्तेमाल करना था। महमूद की इंडियन कैंपेन्स का की जो इब्तिदा हुई, आगाज हुआ, वो हिंदू शाही डायनेस्टी के खिलाफ बिल कन्फ्रंटेशन से हुआ, जो उसके बाप के ज़माने से चल रहा था। ये ईस्ट हिंदू शाही जो डायनेस्टी तो ईस्टर्न अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया पर उनकी हुकूमत थी। 1001 में बैटल ऑफ पिशावर में महमूद ने हिंदू शाही डायनेस्टी के का जो बादशाह था राजा जयपाला, उसको शिकस्त दी। जयपाल को गिरफ्तार करके बाद में रहा कर दिया गया। 1013 तक हिंदू शाही डायनेस्टी तकरीबन खत्म हो चुकी थी और महमूद ने पंजाब इंक्लूडिंग लाहौर को अनेक्स कर लिया, जो जल्द ही एक बड़ा प्रोविंशियल कैपिटल बन गया। आप देखें कि महमूद ने जो है पूरे तकरीबन नॉर्थ इंडिया पर हमला किया और तकरीबन सबको सबड्यू किया। लेकिन उसके बावजूद उसने जो जिन एरियाज को उसने अपने उसमें एनेक्स किया वो सिर्फ पंजाब था, पार्ट ऑफ पंजाब। पूरा मतलब बाकी जो इलाके थे उसको उसने वैसे ही अपने वैसल्स या जो एग्जिस्टिंग रूलर्स थे उसके अंडर में रहने दिया। उनसे ट्रिब्यूट अगर लिए हों तो लिए हों, वरना नहीं लिया उसने। तो ये सोचना, अगर यहाँ पर मजहब के लिए आता तो वो पूरे सारे इलाके पर कब्जा करता, जैसे उसने सेंट्रल एशिया पे किया, उस पर डायरेक्ट हुकूमत करता, जो उसने नहीं की। पंजाब से महमूद ने नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत ही तेज और डिवास्टेटिंग रेड्स किए। सबसे पहले थानेसर पर हमला किया। फिर 1018 में महमूद मथुरा पहुंचा, जिसे कंटेम्प्रेरी मुस्लिम क्रॉनिकलर्स बहुत ही वेल्दी टाउन करार देते थे। यहाँ जैसा हिस्टोरिकल अकाउंट सजेस्ट करते हैं कि वहां पर उसने काफी सारे जो खासतौर पर जो मेन टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय किया और वहां से सिल्वर और गोल्ड की बड़ी मिकदार हासिल की। मथुरा का जो डाउनफॉल था वो महमूद की मिलिट्री माइट की अलामत बन गया। वो हमारे हमारे रीजन में, लेकिन उससे बड़ी बड़ी कामयाबी उसको सेंट्रल एशिया में मिली थी, जहाँ पर उसने जो सामानी एम्पायर इन सबको ख़त्म किया। वो बहुत बड़ी पावर थी अपने ज़माने की। और उसके मुकाबले में हमारे यहाँ जो जो सब कॉन्टिनेंट में जो रीजन्स थे जहाँ उसने हमला किया, वो दे वर डिवाइडेड स्मॉल डायनेस्टीज रूलिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। Very in I mean most of them were not really very powerful at the time. Otherwise, Mahmud might not have got the sort of chances that he got. उसके बाद महमूद ग्वालियर, कलिंजर, कन्नौर, उज्जैन की तरफ बढ़ा, जहां राजपूत रूलर्स के कॉलिशन को शिकस्त दी गई। कुछ ने रेसिस्टेंस की और तबाह हुए, जबकि बाज ने सबमिशन और ट्रिब्यूट को तरजीह दी। इन एक्सपेडिशन की खास जो खसूसियात हैं वो ओवरवेलमिंग फोर्स, स्पीड और सिस्टमेटिक प्लंडर है। महमूद शायद ही कभी रुकता हो। उसकी स्ट्रेटजी हमला करना, दौलत हासिल करना, प्लेज और लूट और वापस लौट जाना थी। महमूद की सबसे मशहूर और कंट्रोवर्शियल एक्सपेडिशन जो है वो 1025-26 में, जब उसने डिजर्ट और हॉस्टाइल टेरिटरीज को क्रॉस करके
गुजरात में सोमनाथ टेम्पल पर हमला किया, मंदिर पर कब्जा किया, उसे प्लंडर और डिस्ट्रॉय किया और उसकी दौलत गजनी ले जाएगी। बात के लेकिन ये सारा जो इसका अकाउंट है उसके प्लंडर का, ये बात के मुस्लिम क्रॉनिकल से मिलता है। जो हिंदू अकाउंट्स है वहां पर उस जमाने कंटेम्प्रेरी, उसमें उसका कोई जो है उसका कोई मेंशन ही नहीं है। हिंदू सोर्सेज इस वाक़े पर, इस इंसिडेंट पर बिल्कुल खामोश हैं, और उसकी लेजेंडरी हैसियत ज़्यादातर पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी में ही मिलती है। तो अगर आप पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी पर आप यकीन रखते हैं तो आपको लगेगा कि वो आखिर में उसने हमला किया, लेकिन दूसरे जो कंटेम्प्रेरी अकाउंट्स हैं रीजनल या उस तरह के, उसमें कहीं उसका कोई तस्करा नहीं मिलता। पंजाब से आगे महमूद ने कभी भी डायरेक्ट रूल नहीं किया। ज्यादातर इंडियन किंगडम्स को जैन, हिंदू, लोकल या बुद्धिस्ट जो रूलर्स थे उनके जेर इख्तियार छोड़ दिया, और जिन्होंने गजनवी सुजर्निटी को तस्लीम किया, और कभी कभी जब ट्रिब्यूट अदा मांगता था वो ट्रिब्यूट अदा करते थे। इंडियन सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर और एलिफेंट एलिफेंट कमांडर्स जो थे वो महमूद की फौज में शामिल हुए, और एक जंग में तकरीबन 1300 जो है एलिफेंट्स उसकी फौज में थे, जिनका सारा कंट्रोल इंडियन जो कॉन्टिजेंट देख रहा था। महमूद ने अपनी इंडियन कैंपेन्स को, हमारे मुताबिक बाज लोग, हमारे यहाँ जो बाज लोग कहते हैं, वो उसको जिहाद के तौर पर पेश करते हैं, जिहाद के तौर पर नहीं था। अगर यहाँ पर वो जिहाद था तो आप देखें सेंट्रल एशिया में क्या था। सेंट्रल एशिया में भी एक्सपेंशन था, यहाँ प्लेंडर था, इसके अलावा कोई दूसरा रोल नहीं था। मेन जो उसका जो हिंदुस्तान में हमले का जो मकसद था वो प्लंडर था, प्लंडर के अलावा कुछ नहीं था। इंडिया से हासिल होने वाली बेपनाह दौलत ने महमूद की स्टैंडिंग आर्मी, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर और कल्चरल एक्सपेंशन को पूरा फंड किया। उसके दौर में इंडिया के बेशतर हिस्सों में ना तो सिस्टमेटिक फोर्स कन्वर्जन के शवाहिद मिलते, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इससे, और ना ही परमानेंट इस्लामिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सिस्टम मिलता है उस जमाने में। 1030 में महमूद गजनी का इंतकाल हुआ, और वो अपने पीछे कॉन्क्वेस्ट और डिसिप्लिन से बनी हुई एक अजीम एम्पायर छोड़ गया। उसने सेंट्रल और साउथ एशिया के पॉलिटिकल मैप को तकरीबन बदल दिया। सेंट्रल एशिया का, खासतौर पर साउथ एशिया को नहीं। पुरानी डायनेस्टी का इसका खात्मा किया, और मुस्लिम रूलर्स के खिलाफ उनकी कैंपेन्स ने सुन्नी इंपीरियल ऑर्डर को, बल्कि हनफी इंपीरियल ऑर्डर को बहुत मजबूत किया। जबकि इंडिया पर उनके हमलों ने इंडो इस्लामिक हिस्टोरी का एक नया बाब खोला। बहुत ही लिमिटेड, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था। आप लॉन्ग टर्म में देखें, महमूद अफगजनी का कोई इम्पैक्ट था हिंदुस्तान में अटैक पर, तो अटैक का तो ऐसा नहीं लगता कि इसका कोई परमानेंट या कोई लास्टिंग इम्पैक्ट रहा हो। वो एक प्लंडर उस जमाने का एक रिवाज था, तो ये उसी एक प्लंडर, ये रिपीटेड प्लंडर्स थे, उसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन महमूद अपनी अपनी डेथ के बाद एम्पायर को कंटिन्यू करने के लिए मजबूत इंस्टीट्यूशंस कायम न कर सके। चंद ही दहाइयों में सल्जूक और गौरीज के दबाव के तहत गजनवी की पावर कमजोर हो गई, और फिर हम देखते हैं कि बाद में जो उसकी पूरी लिगेसी थी वो लिमिटेड हो गई पंजाब में। लेकिन इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि सुल्तान महमूद अफ गजनी 11वीं सेंचुरी की उन पर्सनैलिटीज में शामिल है जिनके एम्बिशन और कॉन्क्वेस्ट ने एक पूरे कॉन्टिनेंट की हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्री को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आप देखिए उस जो कल्चरल जो उसका इम्पैक्ट था वो ज़बरदस्त था, मगर कॉन्क्वेस्ट ही महमूद की पूरी आइडेंटिटी नहीं है। अपने रूल के आखिरी वर्षों में गजनी को एक फ्रंटियर गैरिसन से निकलकर मशरकी ईस्टर्न इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग, वाइब्रेंट सेंटर ऑफ लर्निंग और पर्शियन इस्लामिक कल्चर का एक सेंटर बना दिया। यहाँ मेन ऑफ लेटर्स, कमिटेड पैटर्न्स ऑफ आर्ट का आर्किटेक्चर और इंटेलेक्चुअल टैलेंट जो है उसने पूरे सेंट्रल एशिया और इंडिया से लेकर जमा कर दिया। उसके दरबार की सबसे नुमाया जो पर्सनालिटी थी अलबैरूनी थी, जिसकी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मिनरोलॉजी, क्रोनोलॉजी, इंडियन सोसाइटी और ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क्स वो शो करते हैं कि महमूद अफ गजनी किस तरह का उसका जो पैटरेज था स्कॉलरशिप का कैसा था। इस गजनी के दरबार में उनसरी जैसे पोएट लॉरिएट और फरुख सिस्तानी और मंचूरी दामगानी जैसे रिनॉन पोएट्स भी थे। इनकी पेनेग्रीज, लिरिकल कंपोजिशन, क्लासिकल पर्शियन लिटरेरी कैनन, ये सब वजूद में आए उस जमाने में। लॉ और थियोलॉजी के स्कॉलर्स, खासतौर पर शाफी और हनफी ट्रेडिशंस के बहुत सारे बड़े बड़े स्कॉलर्स को बादशाह की डायरेक्ट सरपरस्ती हासिल थी, पैटर्न हासिल था, जिससे एक जो गजनी था वो बैशन ऑफ ऑर्थोडॉक्स लर्निंग बन गया। अगरचे फिरदौसी के साथ महमूद के ताल्लुकात
बड़े ट्रेबल्ड रहे। हम जानते हैं जैसे कि कहा जाता है कि फिरदौसी को उसने जो कहा था एक शेर पर वो एक, बल्कि एक स्टैंड, हाँ एक शेर पर वो एक अशरफी दिया सोने की, वो ही एक्चुअली वेंट बैक ऑन हिज वर्ड बादशाह। तो फिरदौसी नाराज होकर चला गया, लेकिन बाद में आप देखें दोनों के ताल्लुकात बाद में फिर नॉर्मल हो गए थे। लेकिन शहंशाहनामा का कंप्लीशन उसी के दौर में हुआ जो गजनवी के रूल के गैर मामूली कल्चरल एटमॉस्फेयर की गवाही देते हैं। मदरसाज, लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी, उसकी जो यूनिवर्सिटी उसने कायम की थी, स्टैब्लिश की थी, वो अपने आप में लेजेंडरी इंस्टीट्यूशन था। ये सारा पॉसिबल नहीं होता अगर हिंदुस्तान से जो उसने इमेंस वेल्थ हासिल की है प्लेज और प्लेंडर से, वो उसने नहीं किया होता। इस तरह सुल्तान महमूद अफ गजनी न सिर्फ तलवार के जरिए एक एम्पायर कायम की, बल्कि पर्शियन लिटरेरी कल्चर और पर्शियनेट जो स्कॉलरशिप थी उसने उसको एक प्रैक्टिकल शेप दिया। तो ये कहना कि उसने महमूद अफ गजनी ने हिंदुस्तान में हमला किया था सिर्फ जहादी पर्पज से या हिंदुस्तान में इस्लाम को एक्सपेंड करने के लिए, तो इसमें मुझे लगता है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर ऐसा होता तो उसने सेंट्रल एशिया में या ईरान में और दूसरी जगहों पर जो हमला किया और जो कब्जे किए वो नहीं हुआ होता। उसका सेंट्रल एशिया में जो मकसद था वो अपने जो फ्रंटियर्स को एक्सपेंड करना था, फ्रंटियर्स को महफूज बनाना था। और हिंदुस्तान में जो था उसे पता था कि हिंदुस्तान की जो रिचेस हैं वो लीजेंडरी रिचेस थी, उसको हासिल करना था और उसको अपने यहाँ ले आकर मुंतकिल करके एक ज़बरदस्त सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन बनाना था। यही उसका मकसद था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।